प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस बहुत ही एनर्जेटिक क्लास में। और आज की जो क्लास है हमारी, उस क्लास में हम पूरे पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर हमारा है बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो वर्ग 11 और 12 अर्थात जिसको हम पीजीटी एग्जाम कहते हैं, पीजीटी के ज्योग्राफी पेपर को करेंगे। कौन सा पेपर है? अब तक 3 ही पेपर हुए हैं, 1.0, 2.0 और 3.0। तो जो सबसे पहले 1.0 वाला जो आपका पेपर हुआ है, उस पेपर को हम लोग डिस्कस करें 26/8/2023। मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी करते वक्त अगर हम एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पढ़ लेते हैं तो उससे बेहतर अनुमान लग जाता है। तो यह क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे चल रही है, तो सभी का स्वागत है। ठीक है, बहुत सुंदर बात, बहुत ही लाजवाब बात। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? ठीक है, बहुत सुंदर बात। ठीक है, अच्छा, इस क्लास को बाकी के पीजीटी के एग्जाम के कोई विद्यार्थी हो जो बीपीएससी के अलावा किसी और पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको ओवरऑल सभी एग्जाम्स को कवर करके करनी है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भूगोल की जो पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहां पर कि भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो जब हम भूगोल का सब्जेक्ट मैटर आपको पढ़ाते हैं कि भूगोल का जो सब्जेक्ट मैटर है, तो भूगोल को एक भौतिक भूगोल में डिवाइड किया जाता है, और उसके अलावा भूगोल का जो दूसरा रूप है वो आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, मानव भूगोल है, वो भूगोल का है। और इसी को, भौतिक भूगोल को, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भूगोल को भारत के संदर्भ में पढ़ाते हैं तो भारत का भूगोल हो जाता है, विश्व के संदर्भ में पढ़ाते हैं तो विश्व का भूगोल हो जाता है। जो सब्जेक्ट मैटर है एनसीईआरटी का, वो 2 ही भागों में है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। यूं तो अगर बात करेंगे तो जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण जो है, ये हमारे किसे संबंध हो जाएंगे? ये हमारे आर्थिक में भी अगर हम बात करेंगे तो आंशिक रूप से हमारे किसके संबंध हो जाएंगे? आर्थिक भूगोल से हो जाएगा, सामाजिक भूगोल से भी हो जाएगा। यानी अगर बात करेंगे, यूं तो ये विषय है मानव भूगोल का, लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये जो आपके जो टॉपिक है, ये आंशिक रूप से किससे जुड़े हुए हैं? आर्थिक और सामाजिक भूगोल के अंतर्गत भी आते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यह पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे। मैं तनिक लैपटॉप को शिफ्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अनाया जी कमेंट करिए, सर एस्टेट की क्लास लीजिए एसएसटी पेपर 1 का। ठीक है, एस्टेट का क्लास यूट्यूब पे तो थोड़ा सा कम हो रहा है अनाया जी, लेकिन एप्लीकेशन पे प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो एप्लीकेशन से आप जाके कोर्स अपना ले सकते हो। हमें इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा 8755238500। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बिहार एस्टेट एसएसटी का पूरा कंप्लीट पेड कोर्स एप्लीकेशन पर चल रहा है। ठीक है, चलो, जिसमें हमने टारगेट बनाया कि अगले 40 से 45 दिन में पूरा कंप्लीट कोर्स उनका खत्म कराना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? ये हूबहू बिल्कुल वही सवाल है जो है, तो आप इनको भी ध्यान से पढ़ लिए। बिहार स्टेट के लिए भी आया, ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? इन विच रॉक्स आर फॉसिल्स फॉर्म्ड। तो फॉसिल्स कब बनेंगे? जब कोई भी चीज टूटेगी फूटेगी तो उसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। कहते ना, टूटने फूटने पर जो है कि जीवों का उसमें आवास हो जाता है। तो यानी अवसादी चट्टान में तो ना तो उसमें क्या पाई जाती है? लेयर्स पाई जाती है, याद रखना भैया। सॉरी, आग्नेय चट्टान में तो कोई लेयर्स पाई नहीं जाती हैं। रूपांतरित चट्टान में तो तापमान और दबाव के कारण चीजें ऑलरेडी हो जाती हैं। तो यानी अगर हम बात करेंगे लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे और सेडिमेंट के बारे में बात करेंगे, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान इसका सही विकल्प हो जाएगा कि अवसादी चट्टान में ही क्या पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। जब आप चट्टान को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तो आपको ही आइडिया हो जाएगा कि ये सवाल है। ठीक है, तो किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने करा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत, हम जब आप पृथ्वी को जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर, आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। तो मैग्मा चैम्बर अगर पाया जाता है तो वहां का तापमान इतना ज़्यादा कैसे हो गया, वहां का टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा कैसे हो गया, है ना। तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमने आपको पहले भी कई बार पढ़ाया कि पृथ्वी के अंदर और क्या पाए जाते हैं, कुछ ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं जो खुद क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ। और जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो खुद ही क्या करते हैं, ऊर्जा को जो है कि उत्पन्न करते हैं। और जैसे यूरेनियम है, जैसे थोरियम है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो जैसे यूरेनियम है, जैसे आप देखोगे तो थोरियम है, तो यूरेनियम है, थोरियम है आदि, यूरेनियम के कई रूप होते हैं। तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके, यानी अगर हम बात करेंगे रेडियो धर्मिता का क्षय, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि रेडियो धर्मिता का क्षय ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है, वो रेडियो धर्मिता का क्षय है। बिल्कुल हूबहू प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको, 26/8/2023 का जो पेपर हुआ है वो वाला पेपर करा रहा हूं। और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बहुत डिटेल में अध्ययन करना होता है। हम हमेशा कहते हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, DSSB, KVS, NVS इनमें आए हुए पीजीटी टीजीटी के पेपरों को सॉल्व करिए। हम हमेशा कहते हैं ऐसे ही आप अभी बिहार की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपी, MP, राजस्थान इनमें आए हुए पीजीटी टीजीटी के पेपरों को सॉल्व करिए। तो हमने ये एक सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं हम आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं बीपीएससी से, 1.0, 2.0, 3.0 के पीजीटी के सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे, फिर बिहार स्टेट के शुरू करवाएंगे, फिर यूपी और इत्यादि सभी एग्जाम्स के शुरू करवाएंगे। ज्योग्राफी को डिटेल में आप हमारे साथ में पढ़ोगे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो रेडियो धर्मिता का क्षय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी क्या है भैया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी यदि अपने अक्ष पर घूमती है तो घूमने से क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो आपने पढ़ा होगा उसको कारण क्या होता है, डे एंड नाइट अकर्स, दिन और रात की घटना होती है। और अगर दिन और रात की घटना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये सामने क्या है, इधर मान लेते हैं, इधर क्या है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो अपने अक्ष पर अगर इसने घूमना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है सन की जो रोशनी है, सन की जो लाइट है, जो सोलर रेडिएशन है, वो एक तरफ आएगा। यानी इसकी अवस्था में यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ध्यान रखना, दिन और रात हो जाएगा। ठीक है, जो प्रदीप्त व्रत है, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, सर्कल ऑफ जो इल्यूमिनेशन है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रदीप्त व्रत कहते हैं, जो प्रदीप्त व्रत आपने पढ़ा होगा। प्रदीप्त व्रत क्या होता है, जो पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है। तो प्रदीप्त व्रत के अकॉर्डिंग इधर रात रही आएगी, इधर दिन रह आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तरफ पूरा दिन होगा। एक तरफ क्या होगा भैया, तो एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, एक तरफ आपका पूरा दिन होगा और एक तरफ आपकी पूरी रात होगी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, याद रखना भैया। ठीक है, चलिए सर ये किस क्लास का है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना, हम पीजीटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ज्योग्राफी का, बीपीएससी टीआरई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मतलब भाई कोर्स नोट्स के नाम पर मेरा पैसा ठग लिया, बहुत बढ़िया बात है भैया। अब आपसे नोट्स के नाम पे आपसे ऐसे पैसा ठग लिया तो अच्छी बात है ना, स्टूडेंट व्लॉग्स के नाम से भैया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, आप इतनी बढ़िया कमेंट यूट्यूब पे कर रहे हो तो बहुत उम्दी बात है भैया।
ठीक है, ठीक है। 299 रुपये का प्रैक्टिस सेट है। हालांकि मुझे सफाई देने की ज़रूरत है नहीं, यूट्यूब पर ये भाई हमसे नोट्स लिया था तो हमने इसको क्या कर दिया, नोट्स एक्स्ट्रा दे दिए। प्रैक्टिस सेट हम देते हैं 299 रुपये के 4 सब्जेक्ट का, SST, CDP, हिंदी और संस्कृत, हमने वो दे दिए। अलग से 99 रुपये का थ्योरी का नोट्स अलग होता है, वैसे ही बहुत कम प्राइस में हम लोग नोट्स देते हैं। हमने कहा कि यार ये ऑलरेडी 299 रुपये पे कर चुका है और इससे कितना पेमेंट करना है, हमने इसको पॉलिटी का नोट्स भी भेज दिया, थ्योरी का अलग से, ठीक है। अब इसने बोला कि बाकी का नोट्स और दीजिए, हमने कहा भाई बाकी का नोट्स तो बना ही नहीं है, यही नोट्स बना है, ठीक है। अब ये आदमी कह रहा है कि बाकी का नोट्स नहीं दिया, मुझसे ठगियाई कर ली, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, जैसा आप सोचें बहुत अच्छी बात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, एक तरफ पूरी रात हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को, इसको थोड़ा सवाल को समझिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है भैया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, पृथ्वी का जो ऊपर का स्थल मंडल है वो 7 बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है, 7 बड़ी प्लेटों में बटा हुआ। हालांकि माजिद हुसैन सर इसको 6 बड़ी प्लेटों में मानते हैं, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। तो आप 7 बड़ी प्लेट मान लो और कई 100 छोटी छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। तो यह तो क्या भी है, पृथ्वी का जो ऊपर का आपका जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में महाद्वीप और महासागर का कोई मतलब नहीं है। कई बार बच्चे ए उत्तर देख करके इसका उत्तर मार देते हैं, तो ऐसा भी उसका आंसर नहीं है। ये तो क्या है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जो सतह के बारे में, उसके बारे में बता रहा है। आंतरिक और बाहरी कोर होगा नहीं, आपको पता है आंतरिक और बाहरी कोर तो जो पृथ्वी का क्रस्ट, मेंटल और कोर है, तो कोर का डिवीजन है। जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, ऐसी बाह्य कोर और क्रस्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो नहीं सकता, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाता। अगर इसमें ऑप्शन कहता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है, 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित किया गया है, या इस तरीके से विभाजित किया जाता है, तब तो इसका उत्तर हो सकता था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वां इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना भी, ठीक है। 5वां इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप इस क्लास को देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अपने कमेंट्स को बंद रखिए और बहुत ध्यान से इसको समझिए। 1 घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। एकदम व्याकुल हो जाते हैं कौन से वर्ग के लिए, कौन से एग्जाम के लिए। मंगल ग्रह पे जाने के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए पढ़ाई करा रहे हैं। अरे भैया ज्योग्राफी के सवाल हैं, घुमा फिरा के सभी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे, तो थोड़ी देर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। कार्बन सिंक समझते हो ना, है ना। तो बस ऐसे ट्रिक से जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पे, तो मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ कि स से क्या हो जाता है भैया, सोखना। स से क्या हो जाएगा, सोखना। तो स से क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। यानी कार्बन सिंक का मतलब है कि जो जरूरत से ज्यादा कार्बन को सोख लेते हैं। यानी अगर आप देखोगे तो जो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है, कर्क रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है, वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा घने वन पाए जाते हैं। और आपको पता है वनों में एक विशेषता होती है कि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। भोजन बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि वहां पे घने वन है। तो इसलिए ध्यान रखना भैया, जो उष्णकटिबंधीय, अगर हम बात करेंगे जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, याद रखना उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको प्यारे साथियों हम लोग कार्बन सिंक के रूप में जानते हैं। उनको हम लोग किसके रूप में जानते हैं, तो उनको हम लोग याद रखना भी कार्बन सिंक के रूप में जानते हैं, ठीक है। याद रखना भी, ठीक है। चलिए 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। नए विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे तो भी लाइव में चाहे बाद में रिकॉर्डेड में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, और एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा, बस इतनी बात है, ठीक है। चलिए, हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी पेड कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 8755238500। आप इस नंबर पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने, तो कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने करा, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, मैकेनिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स। तो यांत्रिक अपक्षय में क्या शामिल है, याद रखना जो यांत्रिक अपक्षय होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम आप भौतिक अपक्षय भी कह सकते हो। इसी को आप क्या कह सकते हो, तो इसी को आप भौतिक अपक्षय कह सकते हो। तो इस भौतिक अपक्षय में क्या हो जाएगा, फिजिकली रूप से जो चीजों को हो जाएगा, तो
जब चट्टानों का यानी खनिजों और पानी के बीच की रासायनिक प्रक्रिया, तो केमिकल और जो है कि भैया रिएक्शन या केमिकल वेदरिंग हो जाएगी। एसिड द्वारा चट्टानों का विघटन ये अलग स्वरूप हो जाएगा। अगर आप देखोगे, ध्यान रखना, जब भौतिक अपक्षय हो जाएगा तो नोट कर लीजिएगा भैया कि चट्टानों का अगर आप देखोगे तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही क्या कहलाएगा? भौतिक अपक्षय कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? भौतिक अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, या इसी को हम लोग यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम आज केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? जो हवा तेज जब हवाएं चलती हैं उनके साथ में जो मिट्टी की ऊपरी परत को, कंकरीली बजरीली मृदा को जो उड़ा ले जाती है, या ऊपर की जो मिट्टी उसको उड़ा ले जाती है, उससे बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं। उन बड़े मैदानों को क्या कहते हैं? तो आपको पता है उनको हम क्या कहते हैं भैया? तो उनको हम लोग लोएस के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस के मैदान कहते हैं। यूएसए में आप देखोगे लोएस के मैदान है, चीन में अगर आप देखोगे तो बृहद लोएस के मैदान आपको पाए जाएंगे। तो लोएस के जो मैदान है वो आपको आंधी वगैरह के उड़ाने से वहां पे बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कह रहा है, ध्यान रखना, कि चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? व्हाट इज द कोल्ड करंट फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू के? तो जब आप देखोगे चिली एंड पेरू के तट पे, अगर आप देखोगे दक्षिण अमेरिका के, जब आप इस तट पे आओगे इधर में, तो यहाँ पर बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं? आपने एक व्यक्ति विशेष का नाम सुना होगा। जब आप विचारक पढ़ते हो, जब आप भौगोलिक विचारक पढ़ते हो, तो उसमें हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का योगदान पढ़ते हैं। तो जब आप हम्बोल्ट के बारे में पढ़ोगे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पर ही इस धारा का नाम रखा गया, जिसको हम लोग हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। और यही हम्बोल्ट की धारा चिली और पेरू के तट पर बहने वाली एक ठंडी धारा है। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली एक ठंडी धारा है जिसका नाम है हम्बोल्ट। तो बस इतना याद रख लो, चिली के तट पर क्या लगेंगे? चिली यानी मिर्च लग जाएगी, तो हम्बोल्ट यानी हाँ लग जाएगी, हम्बोल्ट यानी हाँ लग जाएगी। बस ऐसे याद रख लो। मैं नॉर्मली ये ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स क्या मतलब? कोई भी चीज आप अपने मस्तिष्क में अगर किसी चीज को रिवाइज करो तो हो जाएगा बस चीजें। जैसे मैंने कार्बन सिंक वाला बताया था, तो सिंक यानी सोखना, सोखना यानी जो कार्बन को ज्यादा सोख ले। कार्बन को ज्यादा कौन सोखेगा? जहाँ पे घने वन पाए जाएंगे। घने वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। वहां कौन से बने? उष्णकटिबंधीय स्थावर बने। तो बस आप ऐसे याद कर सकते हो। तो चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं? तो हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कह रहा है, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिगार्डिंग फोल्ड माउंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, चलो। तो वलित पर्वतों के बारे में अगर बात करेंगे, ध्यान रखना, फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल जैसे हिमालय है, जैसे एंडीज है, जैसे रॉकीज है ना, आल्पस है, ये सब क्या है? वलित पर्वत के तो उदाहरण है। तो वलित पर्वत कैसे बनते हैं? तो नंबर 1 कह रहा है कि वे संपीडन विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्रेशनल टेक्टोनिक फोर्स। बिल्कुल सही बात है भैया, संपीडित होकर के तो बनते हैं। जब प्लेटों के दबाव के कारण जब संपीडन होता है तब विवर्तनिक प्रक्रियाओं के द्वारा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। सही बात है। वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। ये बात गलत कह रहा है। पिरामिड नुमा जो शिखर है वो हिमानी अपरदन के कारण बनते हैं, तो ये गलत है। मतलब ये अपरदन के द्वारा बनते हैं, तो ये दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। तो दूसरा जिसमें दे रखा है वो वाले ऑप्शन को तो हटा दो। ठीक है, चलो, अच्छी बात करें। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी कायंत्रित चट्टानें पाई जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा विकल्प भी बिल्कुल सत्य है। तो अगर इसके आधार पर अगर आप देखोगे तो पहला और तीसरा दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये देखो, आयोग ने बीपीएससी टीआरई ने इसका आंसर जो है फोर्थ माना था। फोर्थ इसका उत्तर उन्होंने सही माना था। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उनका भी कहना सही था कि उपयुक्त में से एक से अधिक तो सही है भाई, पहला भी सही है भाई और तीसरा भी सही है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में पहला और तीसरा भी दे रखा है, तो और उपयुक्त में से एक से अधिक भी उत्तर हो सकता है। तो लेकिन हम लोग इसका उत्तर पहला और तीसरा माना है। ठीक है, तो हम लोग इसका उत्तर क्या मानेंगे? पहला और तीसरा इसका उत्तर मानेंगे, याद रखना भैया। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती हैं। द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वर वेदर कंडीशन ऑक्यूर्स इज कॉल्ड। तो मौसम की दशाएं, जो जितनी भी मौसमी प्रकार की दशाएं होती हैं वो कौन से वायुमंडल की परत में होती हैं? तो वायुमंडल को आपको पता है 5 परतों में विभाजित किया गया है। तो वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें सभी प्रकार की
वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, ओलावृष्टि है, आंधी तूफान, बादल का बनना, बिजली का चमकना, चक्रवात का आना, प्रतिचक्रवात का आना, ये सारी घटनाएं मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं वो सभी कहाँ पर होती हैं, वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं, वो सभी ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। तो आप इनको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्तर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। द विंड सिस्टम ब्लोइंग फ्रॉम द सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका टुवर्ड द मेडिटेरेनियन सी इज कॉल्ड। तो उत्तरी अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है, भाई आपको पता है अफ्रीका के उत्तर वाले भाग में है और दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल भी इसको माना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल माना जाता है सहारा मरुस्थल को। तो वहां पे कह रहे हैं भैया कि सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर बहने वाली चलने वाली जो प्रणाली है उसको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखना, सिराको कहते हैं, सिरोको या सिराको कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सिराको कहेंगे, ठीक है। तो उत्तर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली जो हवा है उस हवा को हम क्या कहते हैं, तो उस हवा को हम लोग सिराको कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाएगी, ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था में गुजरे बिना सीधे जलवाष्प में बदल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखना, आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अपना कमेंट करते रहिए फटाफट से भैया, सभी लोग अपना कमेंट करते रहिए, ठीक है। बताइए इस प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था में से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाती है, ठीक है, बताओ। ठीक है, तो उत्तर क्या आपके सामने दिख रहा है, तो उत्तर आपको वाष्पीकरण, देखो इवेपोरेशन की प्रक्रिया तो अलग है, संघनन की प्रक्रिया अलग है, ऊर्ध्वपातन सबमिलेशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन सबमिलेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन और सबमिलेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है, ये नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। अच्छा आपको बता दूं जो बीपीएससी टीआरई की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर माना गया था उपयुक्त में से कोई नहीं। अब उन्होंने क्यों माना था वो हमको नहीं पता है, उन्होंने क्यों माना था हमको नहीं पता, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कह रहा है किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति, पुनरुत्पादन करने की इसकी क्षमता, इसका भौतिक आकार और आकृति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उस गलत लिखा हुआ है, उपयुक्त में से, उपर्युक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, तो किस चीज को संदर्भित करता है, तो ध्यान रखना पोषी स्तर का मतलब है कि जो आपने लिंडमैन का 10% का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें भी ये बहुत नॉर्मल सी बात बताई जाती है कि जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है या फूड वेब में जो स्थिति होती है, जो ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में आप पढ़ते हो कि भैया इस स्तर से उस स्तर में इतनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है जो लिंडमैन ने दिया था, है ना। तो वो उसमें पोषी स्तर संदर्भित करता है कि भाई खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। लेपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है एक छोटे से माध्यम से आकार के उथले अवसाद के बारे में बात कर रहा है, या सतह से पानी टपकने के कारण बनने वाला स्थल रूप नहीं होगा, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह को हम लोग क्या कहते हैं, लेपीज कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा इसका जो है याद रखना भैया सही आंसर हो जाएगा तीसरा, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह को हम लोग क्या कहते हैं, लेपीज कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो लेपीज को जो सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करेगा वो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, तीसरा इसका विकल्प हो जाएगा। याद रखना प्रश्न जब हम पीजीटी लेवल के बारे में बात करते हैं, वर्ग 11 और 12 का जो पेपर हुआ है 26/8/2023 का, वो एक्चुअल पेपर करा रहा हूं, लेकिन यही सवाल पीजीटी का पेपर है, लेकिन यही आपके टीजीटी के एग्जाम में भी हेल्प करेगा ज्योग्राफी में। यदि आप ज्योग्राफी को किसी भी रूप में पढ़ रहे हो, टीजीटी लेवल पर पढ़ रहे हो या किसी और एग्जाम में पीजीटी लेवल पर पढ़ रहे हो, तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी लेवल पर भी पढ़ रहे हो तो आप ये देखो कि बीपीएससी में उतने सरल सवाल भी नहीं आते हैं ना, ऐसा भी नहीं है कि बीपीएससी में बहुत आसान सवाल भी आते हैं, काफी डिटेल में सवाल आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझो।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? व्हाट इज द आइडियल डेप्थ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स। तो प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? 200 से 300 फीट के बारे में बात कर रहा है, 300 से 250 से 400 फीट के बारे में बात कर रहा है, या फिर आपके सामने कह रहा है भैया कि भाई 150 से 350 फीट, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना भैया 200 से 300 फीट के बीच, 200 से 300 फीट के बीच अगर हम बात करेंगे, 200 से 300 फीट के बीच अगर बात करेंगे तो प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 200 फीट से 300 फीट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संसाधन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन्ड बाय रिसोर्सेज। संसाधन का क्या अर्थ है? पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। रिसोर्सेज का मतलब क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखो भाई रिसोर्सेज जो भी है वो पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व हैं, धन और वित्तीय संपत्ति भी हमारे संसाधन है, कौशल और ज्ञान भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर अगर ये नॉलेज है तभी तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। इसका मतलब यह भी क्या है? इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो यह भी क्या है भैया? हम आपके लिए क्या है? एक रिसोर्सेस है, हम भी आपके लिए क्या है भैया? एक संसाधन ही तो है। बताइए हम आपके लिए क्या है भैया? तो हम भी आपके लिए क्या है भैया? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो हम भी आपके लिए क्या है भैया? एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। चलो ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इनका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर पीटी मीन्स दोनों होगा क्या? देखिए अभी इसके बारे में पुण्योदय जी कुछ कह नहीं सकते हैं, तमाम विवाद चल रहे हैं, और मुझे तो बीपीएससी का समझ भी नहीं आता किस तरीके से किस व्याप पे पीटी और मीन्स कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। बट अब जो भी है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा भाई। जब पीटी में आप जीके अगर पढ़ा रहे हो तो फिर आप मेंस में से जीके हटा दो। कुछ तो एक काम करो, मान लेते हैं जीके जीएस अगर आप पीटी में कर ले रहे हो तो फिर मेंस में केवल डायरेक्ट सब्जेक्ट वाला रखो। इतना पहले बढ़िया सिस्टम चल रहा था, है ना। बीपीएससी की भी आदत है उसको कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करना, कुछ ना कुछ विवाद करते रहना। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भैया कि शीतोष्ण घास के जो जलवायु के मैदान है उनमें से उसकी जो है कि सबसे अच्छा वर्णन क्या है? शीतोष्ण और आर्द्र नहीं, ठंडा और अर्धशुष्क, ठंडा और अर्धशुष्क, या फिर आपके में कह रहा हल्का और आर्द्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बोलो भैया। तो देखो शीतोष्ण घास के मैदान अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक पाई जाएगा, यानी लो की स्थिति भी हो जाएगी और अधिकतम की स्थिति पाई जाएगी, ध्यान रखना भी है, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ है? तो जो फैलाव है वो कब से शुरू हुआ है आपको बताना होगा। ये जो क्रिटेशियस काल में, जुरासिक काल में, प्लेओसिन काल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना जब आप पढ़ोगे तब इस सवाल को पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इसका उत्तर समझ लीजिए क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से जो फूल वाले पौधे हैं वो क्रिटेशियस काल में जाकर के शुरू हुए हैं। किसमें शुरू हुए भैया? तो क्रिटेशियस काल में जाकर के वो फूल वाले पौधे जो हैं शुरू हुए, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? खनिज है, वन है, सौर ऊर्जा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का गैर नवीकरण जिसको दोबारा से पुनः पूरित नहीं किया जा सकता। तो बहुत सिंपल सी बात है, खनिज जो हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे? तो मिनरल्स जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? वो गैर नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। वो ऊर्जा के कैसे हो जाएंगे? गैर नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। ऊर्जा के कैसे हो जाएंगे? गैर नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। तो कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो खनिज जो है वो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है।
अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखो अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ा चावल का उत्पादक यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है। उपयुक्त में से एक से देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। चावल के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में दो ही देश आगे हैं, चाइना और भारत सबसे आगे है, और ये दोनों ही एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हैं। एशिया महाद्वीप ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो अगर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, तब तो हम उत्तर यूरोप लगा सकते हैं, लेकिन कह रहा है विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला, तब ऐसी स्थिति में इसका उत्तर लगाएंगे नन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है? प्रश्नों के लेवल समझ में आ रहे हैं? अच्छे खासे प्रश्नों के लेवल इसमें दे रखे हैं। आप कुछ मत करिए, बस इन प्रश्नों को कम से कम मेरे साथ में आप पढ़िए और उनके उत्तर को अपने दिमाग में बैठा लिए कि ऐसे सवाल पेपर में बन जाते हैं। मैं इसी चैनल पे आपको आज तो पेपर आपका 1.0 करा रहा हूँ, 2.0, 3.0 पूरा पेपर, फिर बिहार स्टेट का ज्योग्राफी का पूरा पेपर, फिर बिहार स्टेट का एसएसटी का पूरा पेपर, फिर बिहार टीआरई का 9वीं 10वीं का पूरा पेपर, 6वीं से 8वीं का, मतलब एक पूरे पेपर की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें एग्जैक्ट जो पेपर हुए वो सारे पेपर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है भैया, आप लोग बढ़िया तरीके से देखते रहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। अब देखो ये सवाल बढ़िया है कि भाई अगर पूछ लिया जाए कि भाई विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो यूएसए है, रूस है, कनाडा है। उपयुक्त में से एक से देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना भैया क्या करेंगे, तो रूस इसका उत्तर कर देंगे कि रूस जो है भैया विश्व में कौन सा देश, विश्व में कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं पुण्योदय कुमार, ए नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा। अमेरिका का पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में लगभग 16% के आसपास जो गेहूं का निर्यात है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। लेकिन रूस का अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 18% गेहूं का जो निर्यात किया जाता है। 18% जो निर्यातक है वो कौन सा है भैया, वो आपका रूस है। वो आपका कौन सा है भैया, रूस हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, हाँ। और ये अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये आपका 2023 में पेपर हुआ था, यानी जो हम डेटा की बात कर रहे हैं वो 2021-22 वाले डेटा के बारे में बात करें उसके अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी रूस सबसे आगे है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है। व्हाट इज अ रिवर एस्चुरी इकोसिस्टम कॉल्ड। तो व्हाट इज रिवर एस्चुरी, नदी के मुहाने को क्या कहेंगे। तो ध्यान रखना इसमें जो नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाएगा, तो हम हमेशा कहते हैं उसको मुहाना कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। भाई जहाँ पे नदी का मुहाना गिरेगा उसको हम एस्चुरी कहते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लोटेक और लैंटेक में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका उत्तर भी अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास जो बीपीएससी के आंसर की वाले क्वेश्चंस भी लगाए थे, तो 63 का अगर मैं बात करूंगा तो इसका उत्तर जो है 2 लोटेक इसने उत्तर दिया था, लेकिन उत्तर गलत है। लेकिन उत्तर क्या था भैया, वो उत्तर की व्यवस्था ठीक नहीं थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं पेपर भी पढ़ रहा था, ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो देखो कभी कभी होता है ना, मैं जनरली वैसे इन चीज़ों के बारे में बोलता नहीं हूँ, लेकिन कभी भी मार्केट की किताबों पे बहुत कम भरोसा करना चाहिए। बताओ, एक किताब मैंने मंगाई थी, ये तो आंसर की वाली होगी। देखो मैं आपको इस किताब को दिखाता हूँ, है ना, ये किताब मैं आपको दिखाता हूँ इस किताब को। अच्छा ये वाली है, किधर रखी है, उधर रखा क्या, नहीं ये वाली है ना, वो किरण पब्लिकेशन वाली। हाँ देखो मैं आपको, अच्छा हाँ देखो मैं इस किताब को आपको दिखा रहा हूँ ना, कि इस किताब में अगर आप देखोगे तो ये किताब है। मैंने ये किताब मंगाई थी, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई थी। ये किरण पब्लिकेशन की किताब है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, बिहार शिक्षक के लिए, 11वीं 12वीं के भूगोल के लिए। तो मैंने देखा कि भाई इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं, प्लस इन्होंने प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर आप इस किताब को देखोगे ना, बच्चों का नाश ये किताब कर रही है। क्यों, आधे से ज्यादा आंसर गलत लिखे हुए हैं। मान लेते हैं जैसे हम आपको पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो हम आपको क्या कहते हैं कि आयोग ने इसका उत्तर ये माना था, लेकिन इसका सही उत्तर ये है, क्योंकि हम मास्टर आदमी हैं। इन पब्लिकेशन वालों ने सत्यानाश कर रखा है। भूल करके भी ये जो है मत लीजिएगा। ठीक है, भूल करके भी ये किताब मत लीजिएगा। इस किताब में याद रखना भैया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन गलत है। सब्जेक्ट में अगर 80 क्वेश्चन है, तो 80 में से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत लगे हुए हैं। और ये नवीनतम, और बता रहे हैं अपने आप को कि भाई नवीनतम किताब है, तो ऐसी किताब से बहुत दूर रहिए। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इससे, लेकिन ये बहुत बेकार किताब है, टाइपिंग एरर है। अब एक बच्चा तो किताब खरीदेगा मार्केट से और सीधा पढ़ डालेगा, उत्तरों को याद कर लेगा, लेकिन ये किताबें गड़बड़ कर देती है। इतनी अच्छी किताबें, इनको
एरर फ्री करना चाहिए, और वो भी आंसर की में एरर, आंसर की में नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे ना तो एक्सप्लेनेशन भी गलत लिखे हुए हैं, कोई काम का ही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसी किताबों से बच के रहिए, ठीक है, ऐसी किताबों से आपको बच के रहना है, समझ गए भैया। चलो खैर हम लोग आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न में चलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न करा, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके भी अलग से बता दूंगा, राकेश कुमार जी जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बताइए, ठीक है। ठीक है, जो आप क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बी के बारे में कह रहे हो राकेश कुमार जी, वो बहते हुए पानी के बारे में कहा जाता है, जैसे झरने इत्यादि के बारे में माना जाता है। जो आप लोटे के बारे में कह रहे हो, नदी के बारे में कहते हो, वो बहती नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, झरने का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो उसके बारे में बात कर रहे हो, लोटे के बारे में राकेश कुमार, ठीक है। लेकिन हम बात करें नदी के मुहाने के बारे में बात करें, जब नदी गिर रही है ना, उसके बारे में बात करें। चलिए, कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? विच इकोलॉजिकल साइकिल इज डायरेक्टली ड्राइवन बाई सनलाइट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के, अब देखो, अब इस सवाल का उत्तर समझो, यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है, सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है, सीधे डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से संचालित होगा नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, तो उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। अब आप इस सवाल का उत्तर इस किताब में भी अगर आप देखोगे तो इस किताब में भी इन्होंने जो इसका उत्तर दिया था, इन्होंने क्या एक उत्तर दिया इस किताब में, तो इन्होंने इसका उत्तर दिया था उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इन्होंने उत्तर दिया था इसका, है ना, कि भाई उपयुक्त में से एक से अधिक है नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। लेकिन बिना क्वेश्चन को पढ़े, देखिए नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरस चक्र है, सल्फर चक्र है, ये ध्यान रखना अप्रत्यक्ष रूप से भी सूर्य के प्रकाश से संचालित होते हैं। जितना भी चीजें, जितने भी इकोसिस्टम है, सब में सनलाइट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर आप देखोगे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र के बारे में आप देखोगे तो ये अप्रत्यक्ष तौर पे, अप्रत्यक्ष रूप से, अब आप इस सवाल को ये तो समझना है, अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखोगे तो अप्रत्यक्ष रूप से तो ये सूर्य के प्रकाश के संचालित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से संचालित होते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जैसे सूर्य के प्रकाश से बात करो, जैसे आप वाटर साइकिल के बारे में बात करते हो, जैसे जल चक्र के बारे में बात करते हो, तो जो जल चक्र है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, जल विज्ञान चक्र कहते हैं। जल विज्ञान चक्र को, इसको जल पारिस्थितिकी चक्र कह सकते हो आप, जल चक्र कह लीजिए, जल विज्ञान चक्र कह लीजिए, जल पारिस्थितिकी चक्र कह लीजिए। तो वो क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब सूर्य के द्वारा पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, फिर वर्षण होता है, फिर मतलब प्रेसिपिटेशन होता है। तो उसके उत्तर पे देखेंगे तब तो हो जाएगा जल चक्र। लेकिन अब यहां सवाल में सीधा करें, सीधे सूर्य के से प्रकाशित, अप्रत्यक्ष नहीं, ऐसी स्थिति में इसका उत्तर लगेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन इस किताब में भी क्या इसका उत्तर दे रखा है, इस किताब में उत्तर दे रखा है उपयुक्त में एक से अधिक। तो इतनी बढ़िया किताब है, तो कम से कम इन किताब में पब्लिकेशन, इन किताबों को ध्यान देना चाहिए ना, कि अच्छे कंटेंट राइटर लेकर के है ना, जो इन किताबों को लिखते हैं, जिनको हम कंटेंट राइटर कहते हैं, वो कम से कम नॉलेजेबल पर्सन तो होने चाहिए, तभी तो इनको कर पाओगे ना। अब आप लोग इस बात को नहीं समझोगे, विशेष तौर से बिहार बच्चा क्या होता है, हम इसलिए, मैं अपने फायदे के लिए कोई चीज नहीं कहता हूं, बच्चा क्या होता है, बच्चा कहता है सर मार्केट से किताब ले आओ भैया, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अच्छे पब्लिकेशन का लो। और मार्केट की किताब पर आप, या तो आपको पहले से नॉलेज है तब तो आप मार्केट की किताब को पढ़ सकते हो। यदि आप फ्रेशर विद्यार्थी हो, आपको नॉलेज डिटेल में नहीं है, तो क्यों उस 500-1000 रुपए की किताब को जो है खरीद करके और जो है अपने आप में ज्ञानी बाबा बन रहे हो। इससे बढ़िया तो जो टीचर आपको अच्छा लग रहा हो, इतना तो मुझे उम्मीद है कि टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा। और टीचर गलत में भी ध्यान रखना, अब आप किसी भी फ्रेशर टीचर से पढ़ लोगे, जो नया टीचर मार्केट में आए, जिसने कभी भी पीजीटी टीजीटी का एग्जाम नहीं पढ़ाया, जैसे मैं बिहार एस्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, बिहार एस्टेट जिसने कभी नहीं पढ़ाया हो, आप उस टीचर से पढ़ लीजिए, हो सकता है वो गलत पढ़ा दे, मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जो टीचर पहले पढ़ा चुके हैं, जिनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनसे पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया है। और अब तो ऑनलाइन में यूट्यूब में सब कुछ क्या हो गया है, कहते हैं ना अफोर्डेबल चीजें, 1000 रुपए में, 1200 रुपए में कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, इतने रुपए की मार्केट से किताब लाओगे, तो टीचर से बढ़िया तरीके से पढ़िए और अपनी तैयारी करिए। मेरा कहने का सही है, तो थोड़ा बुद्धि से समझा करें। आगे बढ़ जाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बताओ औद्योगिकरण की मुख्य विशेषता क्या है, बताओ। एक मैडम का कल मेरे पास मैसेज आया भाई, है ना, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे फोटो भेजे कि सर मैं ये किताबें ले आई हूँ, कैसी किताब है, मैं आपका कोर्स बाद में ले लूंगी, 1400 रुपए की सर किताबें आई हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, किताबें कौन सी लेकर आई? यूपीएससी की किताब, संघ लोक सेवा आयोग की किताबें जो थी, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब। इतनी गुस्सा आई, मैंने उस मैडम को बोला, मैं क्या मैडम कभी सिलेबस ढंग से तूने पढ़ा है? एम लक्ष्मीकांत की किताब कभी भी टीजीटी पीजीटी में काम आती है? अरे टीजीटी पीजीटी में किताब अगर लेके आनी तो हमसे पूछ लेती। ओपी घावा की किताब लेकर के आती, थिंकर्स की किताब लेकर के आती, विचारक की किताब लेके आती, सिंपल पॉलिटी की किताब लेके आती, एम लक्ष्मीकांत के लिए आई किताब उठा करके 1400-1500 रुपये खर्च करके आ गई। हमारा कोर्स कितने रुपए का है? 1000 रुपये का, 999 रुपये का। सारी चीज पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, वो उसको मंजूर नहीं है, किताबें मंजूर है यूपीएससी की किताब। फिर कह रही अच्छा सर ठीक है तो मैं वापस कराऊंगी, मैं आपका कोर्स ले लूँ सर। तो ऐसे बच्चे, अब उन बच्चों को कौन समझाए बताओ? तो पैसे को सही जगह पे खर्च करिए। तो औद्योगिकरण की मुख्य विशेषता के बारे में पूछ रहा है कि भाई औद्योगिकरण की मुख्य विशेषता क्या है? तो शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलना, प्रौद्योगिकी और सोच। तो शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इसका मुख्य क्या कह रहा है, देखो ये विशेषता तो है। अब यही समझने वाली बात है, जैसे सिंधु कुमारी ने इसका जवाब ई दिया है, अच्छा 25 का जवाब, अच्छा जो भी है। अब जैसे बहुत से बच्चे इसका तो अच्छा फिजिकल से भाई और मशीन पर शिफ्ट हो गया, सही है, लेकिन यहां भी तो पढ़ो, ये कह रहा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषताओं में प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग है, मिनिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन है, पारंपरिक शिल्प कौशल पर जोर देना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या देखो एम्फेसाइज ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, पारंपरिक शिल्प कौशल पर जोर नहीं देना है, पहले तो तीसरा हटाओ। शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव हो सकता है, प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग। औद्योगिकरण में टेक्नोलॉजी का न्यूनतम उपयोग नहीं होता है, न्यूनतम उपयोग नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन फंस गया है ना, अब देखो इसमें क्वेश्चन फंस गया। अब जैसे मैं इसके बारे में आपको बताऊं, यहां भी उसके उत्तर में क्या दे रखा है, इसकी किताब में क्या दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाकर के इसकी किताब को उठा के देखिएगा मार्केट से, बी उत्तर दे रखा है इस किताब में, सरासर गलत दे रखा है। अब क्योंकि भाई न्यूनतम उपयोग थोड़ी ना होगा, तो ये भी ऑप्शन गया, और दो ऑप्शन गए तो उपयुक्त में से एक से देखो ही नहीं सकता, तो या तो रुको उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उत्तर होगा एक। तो अब ऐसी कंडीशन में हम इसका उत्तर ए कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, भाई शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में जो बदलाव हो रहा है, ये फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर कर सकते हैं कि भाई ये उसका उत्तर है, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव इसका जरूरी है, और उनकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी। बताओ क्लियर भैया? महजबी परवीन ने 25 का बी जवाब दिया है, तो देख लिया ना आपने भी निश्चित तौर पर, या राकेश कुमार ने जो 25 का बी जवाब दिया, आपने कोई ना कोई प्रीवियस के पेपर की किताब ली होगी, या कुछ भी लिया होगा, या आपने देखा होगा, तो उसमें आपने बी पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब आप ही बताओ, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, महजबी परवीन सभी लोग बताओ भाई न्यूनतम उपयोग कब होता है? मशीनीकरण में खूब भयंकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। आपकी ये क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, 7 बजे का इवेंट था, लेकिन ये क्लास स्टार्ट हुई थी 7:15 बजे। क्यों? इंटरनेट गड़बड़ कर गया लास्ट टाइम पे, तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी गड़बड़ होगी, क्लास बंद हो जाएगी। प्रॉपर टेक्नोलॉजी का उपयोग है, न्यूनतम नहीं है साहब, तो बहुत ध्यान से समझा करो, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो 11वीं और 12वीं के लिए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो अगर आप 11वीं 12वीं में आपका सब्जेक्ट अगर बिहार स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, बिहार स्टेट के लिए और 11वीं 12वीं के लिए ध्यान रखना, तो हम SCRT और NCRT पर पूरा कोर्स हमारा है जो 999 रुपये का है, बिहार स्टेट का कोर्स ध्यान रखना, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, और अगर आपका सब्जेक्ट BPSC TRE 4.0 में वर्ग 11 और 12 के लिए, वर्ग 11 और 12 के लिए TRE 4.0 में ज्योग्राफी कोर्स, अगर ज्योग्राफी है आपका 11वीं 12वीं के लिए, तो हमने कोर्स आपके लिए बनाया जो 1499 रुपये का कोर्स है। ध्यान रखना इस कोर्स में जब आप एक कूपन कोड और आपको बता दे रहे अनुपम 99, तो जब आप अनुपम 99 कूपन कोड लगा दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यह कोर्स आपको 1400 रुपये का हो जाएगा। तो 1400 रुपये का PGT का कोर्स हमारे साथ पढ़ोगे, 10 साल से भी ज्यादा हो गए हमको ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते PGT के एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 150 से 200 घंटे की क्लास होंगी, बढ़िया। और ऐसा नहीं कि इसमें तो मैं डेफिनेटली क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि PGT के एग्जाम को मैं लेकर के बहुत सीरियस हूँ। पर डे इसमें 1-1.25 घंटे की क्लास रेगुलर चल रही है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी विद्यार्थी BPSC TRE में 11वीं 12वीं के लिए, उसके लिए कोर्स चल रहा है, और आप यदि बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी 11वीं 12वीं के लिए पेपर 2 के लिए कोर्स हमने बनाए हुए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी कोर्स ले सकते हो। जानकारी कोई चाहिए तो सभी लोग मोबाइल नंबर जरूर नोट कर लेंगे, 8755238500, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, बताओ। क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? बाय whom was the concept of human development popularized? मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा और जो है भैया लोकप्रिय बनाया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा बनाया गया था, या कह रहा है भैया जॉन मेनार्ड केम्स के द्वारा बनाया गया था, अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बोलो भैया। योर क्लास इज बेस्ट सर जी, थैंक यू भैया। प्रयास अपना पूरा रहता है ना, प्रयास अपना पूरा रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये काम किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। डॉक्टर अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स थे उस के संदर्भ में, तो मानव विकास की अवधारणा को अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। तीसरा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द टर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट करिए लेकिन चीजों को ध्यान में रखते हुए करिए, यानी पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, आर्थिक विकास को संतुलित करना, ठीक है। तो कह रहा है भैया कि पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना ही ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो आय क्या है? इनकम से आप बता नहीं सकते भैया। गांव के लोगों की लाखों में इनकम होती है, शहर के लोगों की 10,000 भी इनकम नहीं होती। आबादी का आकार, शहर में बहुत ज्यादा आबादी भी हो सकती है, गांव में बहुत बहुत आबादी है, इनकम भी है। एक्टिविटी का अंतर आ जाता है साहब, एक्टिविटीज का गतिविधि का अंतर है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधि ज्यादा होती है, प्राइमरी सेक्टर ज्यादा होता है, प्राथमिक गतिविधि ज्यादा होती है। आप अच्छे से जानते हो प्राथमिक गतिविधि, द्वितीय गतिविधि, तृतीय गतिविधि। शहरी क्षेत्र में ज्यादातर द्वितीय गतिविधि और फोकस होता है भैया टर्सरी पे, यानी थर्ड जो है तृतीय एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस है। तो गतिविधि के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कर रहा है कि बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? द बुंदेलखंड प्लेटू कवर्स पार्ट्स ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो बुंदेलखंड का जो पठार है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार है, वो किन दो राज्यों को अलग करेगा? तो यार सी बात है, उत्तर प्रदेश के नीचे क्या हो जाएगा भैया? केरल हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नीचे। तो उत्तर प्रदेश और केरल को अलग करेगा। केरल है उत्तर प्रदेश के नीचे, उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है? मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को ये अलग करता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने कर रहा है कि भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन प्रपोज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? तो कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का जो आधार है वो है वर्षा है, टेम्परेचर है और क्रॉप एरिया, यानी फसल क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फसल क्षेत्र हो जाएगा। तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित, आज तो नीति आयोग हो गया लेकिन योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण पे। जरा कमेंट करके बताइए भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? कौन मुझे सही उत्तर बताएगा कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 30 का सी जवाब दे रहे हो, गलत हो जाएगा राकेश कुमार जी। 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलें। आगे चलें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने क्या कह रहा है? तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है, टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है? प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खुदाई, कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया क्या उत्तर हो जाएगा? बताओ।
तो टर्सरी सेक्टर में क्या है, सेवा क्षेत्र भी इसको कहते हैं, इसी को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान हो जाएगा, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने कह रहा है, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, हेमलेट बस्तियां पाई जाती हैं, सघन घरों के साथ में गांव पाए जाते हैं, या फार्म हाउस हो जाएंगे, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपजाऊ कृषि वाले क्षेत्रों में क्या हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका, याद रखना भैया, तो ये हो जाएगा सघन घरों के साथ में गांव, सघन घरों के साथ में गांव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, ड्यू टू ओवर क्राउडिंग अर्बन सेटलमेंट में एक्सपीरियंस, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव हो सकता है, याद रखना। या कह रहा है कि भैया जीवन की उत्तम और जो है गुणवत्ता से भीड़ भाड़ के शहरी बस्तियों में हो सकता है, ये तो होगा ही, सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में क्या हो सकता है, तो देखो अगर शहरी बस्तियों में अगर भीड़ भाड़ हो जाएगा तो बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होता है शहरों में। आप देखो जीवन की उन्नत गुणवत्ता, इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ नहीं है, जल्दी आदमी मर जाता है शहर में। सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, लेस प्रेशर ऑन पब्लिक, सिर्फ कम दबाव नहीं, सार्वजनिक सेवाओं पर ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ध्यान रखना भैया। तो उपयुक्त में से देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, भीड़ भाड़ के कारण। तो भीड़ भाड़ के कारण शहरी इलाकों में अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, उनमें कोई नहीं हो जाएगा। भाई बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन कहाँ हो जाएगा, बताओ भैया, है ही नहीं, बहुत आ रहा इतना होता है। आप देखो किसी भी शहर में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, है ना, बहुत ज्यादा कचरा भरा पड़ा है। कुछ जगह साफ सुथरी हैं जहाँ पे नेता लोग रहते हैं, जहाँ पे नेताओं के ऑफिस बने हुए, नेताओं के कार्यालय बने हुए हैं, वो तो बहुत साफ सुथरे एकदम बढ़िया अच्छी प्लानिंग से बने हुए हैं, वो भी ब्रिटिश काल की प्लानिंग बनी हुई है, तो वो तब तक आज तक चली आ रही है। उसी को बस डेंट पेंट कर लिए, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी तो स्थिति है। बाकी में जनता रह रही है, वो सब मट्टी पलीत है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है राकेश कुमार जी, कोई दिक्कत होनी भैया, आगे बढ़े। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने कह रहा है, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं। वेयर आर रॉयल बंगाल टाइगर्स फाउंड इन इंडिया एमंग दी फॉलोइंग। रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं, गिरिवन, सुंदरबन, कान्हा टाइगर रिजर्व, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको पता है भारत के सुंदरबन वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में सुंदरबन जहाँ पर पाए जाते हैं, खारे पानी की जो वनस्पति है वहां पर अगर आप देखोगे तो रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाएंगे, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कह रहा है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसका जो उत्तर दे रखा है, इस किताब में इसका उत्तर जो दे रखा है वो तीसरा इसका उत्तर दे रखा है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो काराकोरम में K2 में अगर आप देखोगे तो ऊपर की जो हिमालय की है, ट्रांस हिमालय हम कहते हैं जिसको, पार हिमालय इसको हम कहते हैं, तो उसके बाद ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय आपने पढ़ा है। ट्रांस हिमालय को ही हम 3 भागों में बांटते हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, इतना आपने पढ़ा है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2, जो पीओ के सीमा में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन वो पीओ के क्षेत्र में स्थित है। तो उसको भारत के साथ साथ विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर है। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा भैया, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉर्डन ऑस्टिन इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, बात बिल्कुल सत्य है। यह पश्चिम में पामी नोट से निकलती है और पूरब में कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। तो पश्चिम कह रहा है, अच्छी बात है, उत्तर पश्चिम कह देता तो और सही हो जाता, पामी नोट से निकलती है, तो ये भी सही बात है भैया। तो अगर आप देखोगे और यहाँ पे कह रहा है ये सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, ये भी सही बात। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, चौथा इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, एक इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, 5 ऑप्शन नहीं लिखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 5 ऑप्शन और है इसका, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस,
वो टाइप नहीं हो पाए क्योंकि पूरा पीपीटी ही भर गया, तो उससे ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है। कम मृत्यु दर भी शामिल है और कम प्रजनन क्षमता भी है। तो ऐसा कहाँ पर होगा, ध्यान रखना भी है, ऐसा वहां पर होता है जो मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे असम क्षेत्र है, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां तो ऑलरेडी चीजें हैं। हरियाणा है, उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम पंजाब ऑप्शन लगा सकते हैं कि जो पंजाब है वो इस दौर से गुजर रहा है जहां पे कम प्रजनन क्षमता है और कम मृत्यु दर है। कम मृत्यु दर है और कम प्रजनन क्षमता है। तो सही सर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी से भर जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बताओ। ठीक है, बताओ। तो इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो विश्व संरक्षण दिवस मतलब पूरे विश्व को संरक्षण करना है, पूरे विश्व की विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। पूरा इन्होंने संरक्षण के तौर पे इसको विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी कहते हैं। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उपयोग, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके जो बाकी के ऑप्शन है वो आपको पता है। 5 जून को आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, या 5 जून को अगर आप देखोगे तो 5 जून को अगर आप देखोगे तो क्या मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अभी निकल के गया आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे 3 दिसंबर को अगर आप देखोगे तो 3 दिसंबर को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा 16 सितंबर को आपको पता है भैया, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है भैया, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस हम मनाते हैं तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5वां इसका उत्तर हो जाएगा। तो 37 का ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो हम मनाते हैं वो 28 जुलाई को मनाते हैं। जो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, याद रखना भी। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है शहरी पर्यावरण, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने कह रहा है शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। अर्बन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज मेनली कॉज्ड बाय। शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, निलंबित कण पदार्थ के द्वारा, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाहन उत्सर्जन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया। तो देखो, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मतलब जो अर्बन एनवायरनमेंट है वो डिग्रेडेशन डाउन कैसे हो रहा है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स हैं, निलंबित कण पदार्थ हैं, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, वाहनों के द्वारा उत्सर्जित है ही है। तो ऐसे ऑप्शन में इसका उत्तर हम लगा देंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर लगा देंगे। यानी हम इसका उत्तर लगा देंगे मोर देन वन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव इसका उत्तर लगा देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, अप टू व्हाट लैटिट्यूड आर द पोलर रीजन हैबिटेबल। ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो किस अक्षांश तक रहने योग्य है, ध्यान रखना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो अलग अलग जगह पर 60 डिग्री से 65 डिग्री तक है। ठीक है, नेट चला गया था क्या, कभी कभी नेट थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में आप नॉर्वे तक जाओगे तो 78 डिग्री तक अगर हम देखेंगे तो 78 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करेंगे, उत्तर में तो उधर जाएंगे तो 78 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में नॉर्वे देश पड़ता है जो आपका है यूरोप में। और नॉर्वे में आप देखोगे तो नॉर्वे का भी सबसे ऊपर का, यानी अगर हम बात करेंगे दुनिया की सबसे उत्तर में, दुनिया की सबसे उत्तर, और वो भी स्थायी परमानेंट रूप से जो लोग रहते हैं, उत्तरी स्थायी मानव बस्ती है
प्रश्न आता है, ध्यान रखना, जब हम ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ाते हैं तो दुनिया की सबसे उत्तरी स्थायी मानव बस्ती, तो दुनिया की सबसे उत्तरी स्थायी जो मानव बस्ती है, तो जो स्थायी मानव बस्ती है दुनिया की, वो आपका पड़ता है लॉन्गियर बेन, एक जगह पड़ती है नार्वे देश में है ना। एक नाई अलेसुंड जगह ही पड़ती है, यहीं पे दो जगह, नाई अलेसुंड और एक जगह और ध्यान रखना लॉन्गियर बेन आधा ब येन, तो लॉन्गियर बेन, ये दो जगह हैं, इस बस्तियां हैं जो नॉर्वे वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। ये 78 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास तक हैं। ये स्थायी वाले की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। रहने के लिए तो पोलर वाले क्षेत्र में भी लोग रह सकते हैं, लेकिन कह रहा है रहने योग्य, हैबिटेबल है माने, तो इसका उत्तर हम लगा देंगे 80 डिग्री अक्षांश तक। 80 डिग्री अक्षांश तक इसका उत्तर हम लगा देंगे, 80 डिग्री अक्षांश तक इसका उत्तर हम लगा देंगे, अप टू 80 डिग्री इसका उत्तर हम लगा देंगे, याद रखना, अप टू 80 डिग्री। तो ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है, तो 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है, इस बात को याद रखना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने कह रहा है कि विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। पूरे विश्व में कितने परसेंट भाग पर भूमि की जाती है, तो भूमि के मामले में अगर देखेंगे तो केवल 10% भाग ही भूमि के लिए उपयोगी है, बाकी सब ककरीली पथरीली और उस टाइप का है। तो विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जा सकती है, तो 10% भाग पर खेती की जा सकती है, याद रखना भैया। 41वां सवाल कह रहा है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है, ध्यान रखना। अब देखो काकरापारा के बारे में अगर तीसरी यूनिट उस समय गुजरात में उसका हुआ था, तो अब ये देखो दिसंबर 2022 में पूछा गया, 2023 में आपका पेपर हुआ था, यानी करंट अफेयर्स भी साथ के साथ पढ़ते रहना है, और मैं आपको ये भी प्रॉमिस कर दूं कि जो भी विद्यार्थी पीजीटी लेवल का जो हमारा कोर्स वगैरह लेता है, पीजीटी का कोर्स लेते हैं, उनको हम करंट अफेयर्स की क्लास बिल्कुल फ्री देते हैं। आप अगर देखोगे तो जिन विद्यार्थियों ने भी पीजीटी का कोर्स लिया, उनको करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज, उनकी पीडीएफ और क्लास हम एप्लीकेशन पे सब बच्चों को देते हैं, साथ के साथ करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, ताकि विद्यार्थी करंट अफेयर्स से भी अपडेट होता रहे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। रामगढ़ विषधारी विच वाज नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व इन मई 2022 इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था, तो आपको पता होगा रामगढ़ विषधारी, र से हो जाएगा रामगढ़ और र से क्या हो जाएगा राजस्थान, र से क्या हो जाएगा रामगढ़ और र से क्या हो जाएगा राजस्थान। तो रामगढ़ विषधारी मई 2022 में इसको एक बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था, ये कहां पर है, राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है। निम्नलिखित में से भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट बॉक्साइट माइनिंग एरिया इन इंडिया। तो बॉक्साइट की जो महत्वपूर्ण खदान है, कोरापुट है, सुंदरगढ़ है, खेतड़ी है, लेकिन पूछ रहा है बॉक्साइट के बारे में पूछ रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगी, कोरापुट, याद रखना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, कोरापुट इसका सही विकल्प हो जाएगा। कोरापुट में क्या हो जाएगा, तो कोरापुट में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है। तो बॉक्साइट की महत्वपूर्ण खदान कहां पर है, तो कोरापुट में बॉक्साइट की महत्वपूर्ण खदान है, याद रखना भैया। क्वेश्चन 44 है, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवामुंडी और किरीबुरू खदानें प्रसिद्ध हैं, वे निम्नलिखित में से किस राज्य में हैं। नोवामुंडी, अब जाहिर सी बात है नोवामुंडी को देख करके आपके दिमाग में आ जाएगा कि नोवामुंडी की जो खदान है वो कहां पर है, झारखंड वाले क्षेत्र में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवामुंडी और किरीबुरू खदानें प्रसिद्ध हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड में स्थित है, याद रखना भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पाई जाती हैं। तो अंडमान निकोबार कह लिया जाएगा, भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर कह दिया जाएगा, और उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में कह दिया जाएगा। तो ये वाले जो वन है वो कहां पर पाए जाएंगे, ध्यान रखना। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के जो आपके वन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के आपके जो वन है वो पाए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 46 NFSM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFSM? न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सप्लाई मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो तीसरा वाला अगर आप देखोगे इसका, तीसरा वाला अगर आप इसका देखोगे तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अगर आप देखोगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अगर आप देखोगे, हिंदी में इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसका हो जाएगा, है ना। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपसे हम कहें, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के लिए अत्यधिक सहिष्णु है? कौन सी फसल, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के लिए अत्यधिक सहिष्णु है? चावल है, बाजरा है, या फिर आपके सामने कह रहा है कि भैया गेहूं है, या कौन सी है? तो हम हमेशा पढ़ाते हैं कि ककरीली बजरीली मिट्टी में भी उगाती है, वो है हमारे ध्यान रखना भी है मिलेट, वो क्या हो जाएगा? मिलेट। बाजरा उगाता है, बहुत ज्यादा उसके लिए उपजाऊ मिट्टी या उस टाइप का नहीं चाहिए, बाजरा उगाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के लिए के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो बाजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था? विच कंट्री प्रपोज्ड टू द यूएनओ दैट 2023 बी सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? ब्राजील, चीन, यूएसए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये काम भारत के द्वारा किया गया था। ये काम किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रस्ताव इंडिया के द्वारा दिया गया था। ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रस्ताव इंडिया के द्वारा दिया गया था, ये प्रस्ताव भारत के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन का आधार है? रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल आर दी बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ। किसके? भौगोलिक क्षेत्र के, प्राकृतिक क्षेत्र के, विशिष्ट क्षेत्र के, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके विभाजन के होते हैं? तो भाई इनके आधार पर ही तो जो स्पेसिफिक रीजन होता है, जो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं उनका विभाजन किया जाता है। जो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, स्पेसिफिक रीजन होते हैं, उनका विभाजन किया जाता है। उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के में अबोर के नाम से जाना जाता है? अबोर के नाम से जाना जाता है शिवालिक पहाड़ियों को, शिवालिक पहाड़ियों को अबोर के नाम से जाना जाता है। तो आ से हो जाएगा अबोर, और अ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आ से हो जाएगा अबोर, आ से हो जाएगा अबोर, और आ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, याद रखना भैया। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने करा है, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? क्रोनोलॉजिकल साइंस के तौर पे भूगोल को किया था। हेटनर है, कार्ल रिटर है, रिस्टोफेन है। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं ध्यान रखना। तो अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा किया गया था, ए हेटनर के द्वारा किया गया था। ए हेटनर के द्वारा भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप चलिए थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट गड़बड़ कर गया था, नो नेटवर्क साइट्स। हाँ इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था, अभी ओके हो गया होगा, है ना राकेश कुमार जी? अभी ओके हो गया होगा। अभी थोड़ा सा बीच में नेटवर्क कभी कभी गड़बड़ कर ही जाता है, अभी हमारे हाथ में नहीं है, कितना भी कोशिश कर ले। ठीक है, चलो। तो कह रहा है आपके सामने यहाँ पे सवाल कह रहा है कि भैया ज्वालामुखी और उद्गार को, और कारण क्या है? तो मैग्मा की उत्पत्ति है, गलनांक कम हो जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो फिर मैग्मा कैसे बनेगा? भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ गैसेज एंड वेपर ड्यू टू हीटिंग एंड ग्राउंड वाटर हो सकता है, जिसके कारण जो है कि
वेव्स चलने लग जाती हैं, सही है। दूसरा अगर बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक गतियां हो सकती हैं, तो इसका उत्तर फिर हम कर सकते हैं कि भाई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? बार बार इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, क्या है ये? साउंड क्यों दे रहा है लैपटॉप? ठीक है, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करा है, काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता क्या है? काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता क्या है पूछ रहा है आपके सामने, तो ध्यान रखना भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ जाता हूं क्योंकि कुछ नेट भी हल्का चल रहा है और चीजें भी गड़बड़ हो जाएंगी, बाद में फिर अधूरा न रह जाए। तो भूमिगत गुफाएं और डोलाइन, अंडरग्राउंड केव्स एंड डोलाइंस इसका उत्तर हो जाएगा। अंडरग्राउंड केव्स एंड डोलाइंस इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना भैया। ठीक है, क्लियर है भैया? हाँ, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 53 के बाद 54 कह रहा है कि भाई निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? मैं आपके कमेंट्स जो है अपने हाथ में ले लेता हूं कमेंट्स, क्योंकि उधर मैंने OBS को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रणालियों में से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो पश्चिमी हवा है, या फिर कह रहा है भैया आपके सामने व्यापारिक हवा है, मानसून है, या उपयुक्त में से एक से देखे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका जो क्षेत्र हो जाएगा, हो जाएगा मानसून, इसका क्षेत्र हो जाएगा। क्या? मानसून इसका सही आंसर हो जाएगा। मानसून इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर निम्न दाब पेटी कहलाती है। दोनों गोलार्धों में लगभग निम्न दाब पेटी कहलाती है, तो वो क्यों है उसके बारे में आपको बताना है ना। इंटरट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी, ध्रुवीय वाताग्र, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 डिग्री अक्षांश पर निम्न दाब पेटी जो कहलाती है उसके बारे में आपको बताना है, बताओ भैया। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी कहते हैं। उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल 56वां सवाल आपके सामने कह रहा है। 56वां सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? पर्वतीय वर्षा का कारण क्या है? पर्वतीय वर्षा का कारण क्या है? ध्यान रखना भैया। तो जाहिर सी बात है पर्वतीय वर्षा का कारण हो जाएगा वायु वातागर का ऊपर उठना, पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, पर्वतों या पहाड़ियों का ऊपर उठना। सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जा रहे हैं क्योंकि लैपटॉप कुछ गड़बड़ कर रहा है। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? जलीय चक्र किसको बनाए रखने में मदद करेगा? वैश्विक तापमान को भी करेगा, महासागर लवणता भी संतुलित होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने कह रहा है कि पूरे विश्व के महासागर में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? खाइयां कहलाएंगी, सीमाउंट कहलाएंगे, अगाध मैदान कहलाएगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक कहलाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना। तो समुद्र के नीचे तो अगर आप देखोगे तो ट्रेंचेस भी पाई जाती हैं। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला है, खाइयां भी हैं और अगाध मैदान भी हैं, सीमाउंट भी हैं। तो इसका उत्तर तो फिर उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, उपयुक्त में से एक कोई भी नहीं हो सकता है ना, नहीं तो नहीं होगा ना। अब देखो इस किताब में इसका उत्तर 5 दे रखा है। इस किताब में इसका उत्तर क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे? हम इसका उत्तर हम गलत दे रखा है इसमें। इसका उत्तर क्या दे रखा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? जैसे देखो अगाध मैदान भी है, बहुत सारा मैदान भी पाया जाता है महासागर और फैली समुद्र के भीतर पर्वत श्रृंखला, लेकिन खाइयां, सीमाउंट, अगाध मैदान, ये पर्वत श्रृंखला नहीं, तो फिर महासागरीय संरचना हो जाएगी। तो इसमें से उपयुक्त में से एक कोई नहीं लगाओ, क्योंकि देखो पर्वत श्रृंखलाओं में तो नाम आएगा, ये जो है ये महासागरीय संरचना के अंतर्गत आ जाती हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी? ये महासागरीय संरचना के अंतर्गत आ जाएंगी। तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तब इसका उत्तर जो है याद रखना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ, तो 58 का बी जो आप कह रहे हो, सी माउंट। देखो
आप समझो पूरे विश्व के महासागर में, एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस किताब के और वैसे भी आंसर पे विश्वास नहीं रहता है। कोई बात नहीं, एक बार एआई से पूछ के देखते हैं कि भाई इसका आंसर बताओ। तो कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हमसे भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसका आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल वही है। जैसे हमने आपको बताया अटलांटिक महासागर में है, मध्य अटलांटिक का तट है जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अटलांटिक महासागर में है ना। तो वो है, तो ये जो है महासागरीय हिस्सा है, खाइयाँ हैं, सी माउंट है, याद रखना जो पहाड़ टाइप के होते हैं, ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। सी माउंट जैसे वो एक नुकीला सा होता है वो होती है। आगाध मैदान होते हैं जो समतल और सपाट मैदान होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पांचवा इसका उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इसका उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो, जबकि इस किताब में इसका आंसर चौथा लगा हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही तो गड़बड़ हो जाती है। चलो आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 59, कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स। उनकी गति बढ़ा के उन्हें एक सीधी रेखा में मचलने के लिए प्रेरित करके। विक्षोभ भंवर, उपयुक्त में से एक से अधिक। भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए समय कम है, थोड़ा सा आंसर बता दे रहा हूं। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि भी हो जाएगी, ओजोन परत का क्षरण भी हो जाएगा। तो बस इतना ही काफी है, सही उत्तर लगा दो चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्वेदी आग्नेयशिला रचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन? लेकोलिथ, बेथोलिथ, डाइक। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे तो ये सभी के सभी नाम जो है वो अंतर्वेदी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, 62वां सवाल कह रहा है भैया आपके सामने कि भाई 60 के बाद सीधा 62, अच्छा 61, हाँ ठीक है। 62 में भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वातावरण, भारत का जो वन का जो एरिया है वो कितना है? वन का एरिया याद रखना। तो भारत के जो वन का एरिया 2021 के अकॉर्डिंग था, याद रखना, तो वो कितना था? वो 22%, 24% पहुंच पाए, 24.5 क्या हो जाएगा? तो 24.5 हो जाएगा ना, 24.5। तो उस समय कितना था? ये 24.5 था। तो भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वातावरण वनावरण का प्रतिशत कितना है? 24.5 है। वन क्या है? वन क्या है? व्हाट इज फॉरेस्ट? जैविक समुदाय, वनस्पति समुदाय, पारिस्थितिकी। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वन क्या है बताओ भैया, वन क्या है बताओ भैया, ठीक है। तो क्या एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है? वन क्या है? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, याद रखना भैया। वन क्या है? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, एक जैविक समुदाय हो जाएगा वन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 64 क्वेश्चन कह रहा है, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो जंगल की आग उसका प्रमुख कारण है, या फिर शिकार है, या फिर प्राकृतिक आवास का विनाश है। जो नेचुरल हैबिटेट है अगर वही समाप्त हो जाएंगे, अगर जो नेचुरल हैबिटेट है अगर वही समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा भैया? फिर वो जो है प्राकृतिक प्रजाति का विलुप्ति हो जाएगा। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन पहाड़ी क्षेत्रों में, लैटेराइट मिट्टी में, ज्वारनदमुख में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंग्रोव वन आपको पता है कहां पर पाए जाएंगे? जो भैया आपका एस्टुरी वाला एरिया होगा वहां पर तो पाए जाएंगे ज्यादातर, ये मतलब खारे पानी की उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। चलो अगला है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। एक सेकेंड, पहाड़ी क्षेत्रों में, लैटेराइट में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा इसको एक बार और विचार किया जा सकता है। ये ज्वारनदमुख में तो हो ही सकते हैं। 105, चलो ठीक है, मान सकते हैं ज्वारनदमुख में, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, अगला सवाल 66 करा है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहां पर स्थित है? तो अफ्रीका के घाना वाले क्षेत्र में वहां पर होते हैं। तो वहां पर क्या अटलांटिक महासागर हो जाएगा। वहां पर कौन सा महासागर हो जाएगा भैया? तो वहां पर जो आपका हो जाएगा, याद रखना, वहां पर आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना हुआ है। तो
जो है सियाल, सीमा, नीफे, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। अब ये थोड़ा सा मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, कौन सा सही है, ठीक है। पृथ्वी के भीतरी भाग में भारी भाग की तुलना में देखिए गहराई है, तो सही बात है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, हमें बस सही बताना है, तो एक या एक से अधिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनती है, तो विवर्तनिक गति से बनने वाली आकृति कौन सी हो जाएगी आपको बताना है। ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी विवर्तनिक नहीं, ज्वालामुखी पर्वत है, भ्रंश है, वलन है, खाई है। तो देखो इसका उत्तर क्या लगा दोगे फिर आप, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका उत्तर लगा दो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने कह रहा है पारिस्थितिकी आला नीच क्या संदर्भित करता है, आदमी और पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध को, मनुष्य और पौधों की परस्परता को, या पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की जो कार्यात्मक भूमिका है, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। 70वां सवाल कह रहा है ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है, वातावरण को गर्म नहीं करती, आने वाली जो है ऊर्जा की तुलना में एक अलग तरंग दैर्ध्य होती है, उसके बारे में कह रहा है, ध्यान रखना भैया। तो ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है वो वातावरण को गर्म नहीं करती है, वातावरण को गर्म नहीं करती है, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला। सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ कहते हैं, एल्बिडो क्या होती है, चमक होती है जो सूर्य का परावर्तित होती है। तो सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता ही एल्बिडो कहलाती है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि का कारण क्या हो सकता है, ध्यान रखना। तो गर्मी की लहरों की आवृत्ति तीव्रता, ध्रुवीय बर्फ की चोटियां पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये जो है इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में शांत और कम दबाव की नेत्रा विभूति, तूफान आवेश, उपयुक्त में से तो जो चक्रवात की आई जिसको बोलते हैं, चक्रवात की आंख जिसको बोलते हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा। चक्रवात की आई जिसको बोलते हैं, चक्रवात की आंख जिसको बोलते हैं, वो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, मिट्टी की उर्वरता, वन्यजीव, वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या हो सकता है, तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आप देखोगे तो वन भी है, नवीकरणीय संसाधनों द्वारा से हो सकता है, वन्य जीव भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है, वातावरण में नाइट्रोजन, यूरेनियम, मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा जो है कह रहा है भैया सुलभ और जो है संसाधन है, सामान्य सुलभ संसाधन है। तो मिट्टी जो है भैया सामान्य सुलभ संसाधन है, मिट्टी जो है क्या हो जाएगी भैया, सामान्य सुलभ संसाधन हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 कह रहा है ध्यान रखना कि कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है। तो व्यापक वाणिज्यिक कृषि, मिट्टी की खराब गुणवत्ता कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल करें निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है। तो वहां पर है भैया एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वहां पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग जबरदस्त है, वहां पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो कपास का उस वक्त जो 2022 का जो डेटा था सबसे बड़ा उत्पादक था चाइना, जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था, चाइना जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। अगला कह रहा है 79 कह रहा है अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखो उष्ण और उपोष्ण के आधार पर गन्ना भी है, चाय भी है। तो इसका उत्तर हम क्या लगाओगे, चौथा इसका आंसर आप लगा दोगे, चौथा इसका आंसर लगा दोगे, ध्यान रखना ये चौथा। आज की क्लास का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, आज की क्लास का आपका अंतिम सवाल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 आज की क्लास का आपका अंतिम सवाल हो जाएगा। कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 2022 में जो है कि अमेरिका था, भारत था, न्यूजीलैंड था। तो दूध के उत्पादन के मामले में तो भारत जो है आगे था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन आपके बीपीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी टीआरई में आपके ये 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला जो आपका पेपर हुआ था 1.0 पेपर जो हुआ था उसमें आपके ये पूछे गए थे। तो हमने आपको 80 प्रश्न बता दिए। पीछे मैंने इसकी आंसर की भी इसमें अलाइन कर दिया। आप आंसर की एक बार देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से लास्ट में कर दिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। SST भाई अनुपम सर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी मिल जाएगी। या जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सअप के, हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उन व्हाट्सअप के अलग अलग ग्रुप्स में भी आपको इसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। बीपीएससी टीआरई में 11वीं 12वीं के कोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्सेज आप ले सकते हो। 1499 रुपये का कोर्स है। हमने आपको पहले बता दिया, इस कोर्स में आप अनुपम 99 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 99 रुपये का अलग से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए हो जाएगा बीपीएससी टीआरई वर्ग 11 और 12 के लिए। ऐसे ही बिहार स्टेट के लिए वर्ग 11 और 12 के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। तो यह भी आपका 999 का है। इसमें भी आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो इसमें भी आप अनुपम 99 कूपन कोड लगा देना, तो आपको और 99 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। बेहतर तरीके से आप हमारे साथ में तैयारी को कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि सीटेट बीपीएससी टीआरई का सारा बैच फ्री कर दीजिए, सुनते ही नहीं है। बिल्कुल फ्री कर देंगे भैया, क्यों नहीं फ्री कर देंगे। ठीक है, आप हमको अपने यहाँ पे नौकरी पर रख लीजिए, 1 लाख रुपये महीना आप हमको तनख्वाह दीजिए और आराम से आप हमसे जो फ्री में पढ़वाओगे बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। या फिर एक काम कर लीजिए, आप हमारे घर का जो राशन पानी आता है, हमारे घर का जो खर्चा पानी है वो सब आप जो है वहन करिए, उसका खर्चा पानी दीजिए हमारे घर पे सब कुछ, तो हम आराम से फ्री में पढ़ाएंगे। काई टेंशन ले रहे हो, हम तो बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है भैया, चलो नमस्ते नमस्कार। और नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको इस महीने का अपने घर का राशन पानी का खर्चा वर्चा बता दूंगा कितना आएगा। लगभग किचन का खर्चा आता है 25 से 30 हज़ार रुपये। उसके अलावा दूध का खर्चा 8-10 हज़ार रुपये महीने का दूध है घर में। और किराया, जहाँ पर सीतापुर में हम लोग रहते हैं, घर तो हमारा आगरा में, तो यहाँ का 14-15 हज़ार रुपये किराया, उसको जोड़ लेंगे। कुछ एक मेड भी रहती है, 6-7 हज़ार रुपये मेड का खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है, एसी वेसी चलती है, स्टूडियो में पढ़ाते हैं, 7-8 हज़ार रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है। तो कुल मिला के 1 लाख रुपये के आसपास का खर्चा है, वो आप हमको इस महीने का ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और अभी क्या आ रहा है, अगस्त चल रहा है, 1 सितंबर से ही सब कुछ फ्री कर दूंगा, एवरीथिंग फ्री कर दूंगा। ठीक है भाई, MD तस्लीम। ठीक है, चलो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।